आप एक शब्द बोलते रहे लगातार, मैं उसको कई बार मैंने दोहराया भी है अपनी बातचीत में। आप कहते हैं कि हम इतना लंबा समय तक हम लोग पिटे हैं, हम लोगों को दबाया गया, हमारा शोषण हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी हिंदू को शत्रुबोध नहीं है, जो शब्द का आप इस्तेमाल करते हैं। और सत्ताओं में तो बैठे हुए लोग जो है, मेरा ख्याल है कि शायद उस तरीके से सोचते ही नहीं है। वो समझते हैं कि अगर वो ये कहते हैं कि कोई सच बात मत बोलो, वो नाराज हो जाएंगे। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अगर आज ये स्थिति है तो औरंगजेब और अब्दाली के जमाने क्या स्थिति होगी भाई। तो औरंगजेब अब्दाली के जमाने तो फिर भी मैं जी जी जी। मैं आपकी बात से ये सहमत नहीं हूं कि आप सोच रहे हैं कि मैंने कहा है कि हम 1000 साल से 14 साल से इनसे पिटते आए हैं। यही तो मेरा रोना है कि हम कभी नहीं पिटे। ये झूठ प्रचारित किया गया है दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत का। ये 400 किलोमीटर की गुंडों की गुंडाशाहियां थी। उदाहरण देता हूं, दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक, अभी गूगल कर सकते हैं तो गूगल कर लीजिए मैप, तुगलक डायनेस्टी का रेन का गूगल करिए मैप और दिखाइए दर्शकों को। तो आपको दिखेगा उसमें एक नीले रंग का मैप आएगा जिसमें पूरे भारतवर्ष पर तुगलक रेन दिखाई गई है लगभग 100-125 साल तक। अब मेवाड़ में सन 1340 के अंदर एक महाराणा हमीर सिंह होते हैं जो बैटल ऑफ सिंगोली में मोहम्मद बिन तुगलक को बालों से पकड़कर घसीटते हुए चित्तौड़ लाते हैं और चित्तौड़ में 6 महीने तक कैद करके रखते हैं। और जब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 50 वॉर एलिफेंट्स और 5000 घोड़े समर्पित करता है हमीर को, तब हमीर उसे छोड़ते हैं। ये थी आपकी दिल्ली सल्तनत। हमीर का नाम किसी ने नहीं सुना। गूगल के मैप में आपको मेवाड़ कहीं दिखाई नहीं देगा। नमस्ते ललित भाई। नमस्कार सर। ललित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मुझे कनेक्ट होने में टाइम लग गया। अभी आपकी तरफ से ललित भाई, इस माफ तो हम करते नहीं है। नहीं, माफ तो हम करते नहीं है, क्षमा कर सकते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में सत्ताओं और व्यवस्थाओं को ललित अंबरदार, ये वो चेहरा है जिस चेहरे को 20-25 साल से दिल्ली में देख रहा हूं। ये 25 साल पहले भी इतने स्मार्ट थे और आज भी इतने स्मार्ट हैं। और बात यह है कि इससे देश को क्षमा इसलिए मांगनी चाहिए कि ये तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हिंदू कैसे लौट के आए और क्या किया। ललित भाई, ये डॉक्टर ओमेन जी हैं, जयपुर के हैं और एक बड़ी अच्छी संस्था चलाते हैं और बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं। और पाकिस्तान से खासतौर से जो हिंदू आ रहे हैं, उनका एक बड़ा बीड़ा इन्होंने उठाया है कि पिछले कई साल से जो हिंदू यहाँ आए हैं, उनको यहाँ की ब्यूरोक्रेसी के बारे में नहीं पता। ये तमाम सारे उनके एक एक कागजों को बनवाते हैं। डीएम, एसएसपी, एसडीएम, थानेदार के पास जाते हैं। सारे कुल मिला के कोई 10,000 लोगों के अब तक कागज बनवा चुके हैं और उनको कागज दे चुके हैं ताकि भारत में कोई गड़बड़ ना कर सके। तो आज बेसिकली उमेश जी को मेरा मेन मकसद था लाने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर आजाद तथाकथित भारत का एक हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में आपके साथ भी वही जारहाना, वही ब्रूटलिटी हुई जो आज पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ लगातार पिछले 70 साल से चल रही है। तो मैंने इसलिए आपको और खासतौर से इसमें दावत दी कि आज 19 जनवरी है और आज हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं कि आप सब लोग या तो जंतर मंतर पे या दिल्ली के कहीं ना कहीं किसी हिस्से में आप इकट्ठे होते हैं, उसे ब्लैक डे मनाते हैं, उसे जेनोसाइड डे मनाते हैं। तो मैं ओबेन जी से पूछ रहा था कि देखिए, पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं की चिंता कम से कम डॉक्टर ओमेन जी हैं या जय आहूजा जो इनके साथी हैं, ये सब अपने खर्चे से करते हैं। ये सरकारों पे कहीं निर्भर नहीं है। इन्होंने सरकार से कोई आज तक शिकायत नहीं, 10 पैसे सरकार से नहीं लिए। और ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। ऐसा नहीं है क्या कहते कि इनके पास कोई काम नहीं था तो एनजीओ खोल ली और बैठ गए। लेकिन ललित भाई, आप इसी भारत में, इसी लोकतंत्र में, इसी संविधान में, इसी कोर्ट के बाद भी आप आज तक पूरा कश्मीरी हिंदू दर दर भटक रहा है। अपने बल पे वो बेंगलोर में असेंबल हो गया, कहीं और चला गया, विदेश में चला गया। तो मेरा कहना यह था कि 19 जनवरी 1990 हमें कश्मीर से इस्लामिस्ट फोर्सेस, कुरानिक सिविलाइजेशन के मानने वाले लोगों ने आजाद भारत में औरंगजेब से भी बदतर हमारे साथ सलूक किया हिंदुओं के साथ। तो ये दो ऐसी घटनाएं हैं जो 19 तारीख को हमें एक मौका देती हैं कि कश्मीर को हम कह रहे हैं
पाकिस्तान की चिंता है, सीए आ रहा है उसके लिए, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन 31 साल से कश्मीर में ससम्मान के साथ भारत की पहचान को जिंदा रखने वाला जम्मू कश्मीर में वो कश्मीरी हिंदू पंडित, वो डोगरा, वो सिख अभी तक हिंदुस्तान की गलियों में घूम रहा है। ललित अंबरदार जैसे लोग दिल्ली के अंदर सेमिनारों में घुस जाते हैं, चिल्लाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, टेलीविजन पे जाते हैं और अपनी जिंदगी जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उसके लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये अपने जमाने के बहुत जबरदस्त, मैं समझता हूं, मॉडल रहे हैं। बहुत मॉडलिंग इन्होंने की है, फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें ये अपनी जिंदगी को कैसे करके चलाएं, ये इस स्ट्रगल में है। लेकिन इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी समस्या देश में मैनिफेस्टो में आ रहा है, तमाम कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट बोलती है ना समाज बोलता है। इसलिए मैंने आज ललित अंबरदार जी को कहा कि आप रहिए। और अभी थोड़ी देर पहले वो फिल्म हमने दिखाई थी, पीपल विदाउट नेशन, जो अजय जय आहूजा साहब हैं और हमारे एक दोस्त हैं अमोल, उन्होंने वहां पॉल उन्होंने बनाई है। तो 1-1.5 घंटे की उसी डॉक्यूमेंट्री के बाद हमने कहा ये चर्चा रखेंगे। तो मैं ललित अंबरदार जी आपको इसलिए इसमें शामिल करना चाहता हूं कि आज कहा जाता है देश में राष्ट्रीय सरकार है, जम्मू कश्मीर में जिहादियों की सरकार चली गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल वहां चल रहा है, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन ये 370 हटी, 35 हटे, ये एक अलग मामला था। लेकिन जम्मू कश्मीर में वैली में कश्मीरी पंडितों को 370 की वजह से नहीं मारा। जम्मू कश्मीर में 3 पंडितों को इसलिए नहीं मारा कि उनको नौकरी का चक्कर है तो अब उनको नौकरी दे दी जाएगी। तो जो असल वजह है, जो असल जड़ है, उस जड़ की तरफ क्या सरकारें ध्यान दे रही हैं, या टाइम बाई करके बस एक जो है रिटोरिक है कि साहब 370 हट गई, 370 हट गई, 370 हट गई तो आज भी मैं और अभी तो नहीं जा सकता कोई भी। तो वो 370 हटने का जो असली मकसद था कि बंगाल का बंगाली आके रह सकता है, तमिलनाडु का तमिल का आदमी, तो वो तो शायद अभी भी नहीं है। तो आपका इस पे क्या कहना है ललित भाई? सर, पहले तो डॉक्टर ओमेंद्र सर को मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे लोग पुण्य का काम कर रहे हैं। सर, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जिन्ना का समर्थन किया। हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और विभाजन का आधार क्या था? हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, ये थी जिन्ना की टू नेशन थ्योरी ऑफ सुप्रेमेसी एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ इस्लाम। ये जानते हुए हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकार, नेहरू एंड कांग्रेस, इंडियन सेकुलर स्टेट ने क्या किया? उन हिंदुओं और गरीब हिंदू और मुसलमान सिखों को जो मेन लाइन इंडिया तक नहीं आ पाए, उनको हमने अबेंडन किया। ये जानते हुए कि 1946 में नोखाली में कितना कत्लेआम हुआ था, हिंदुओं की लाशों को कैसे दिखाते थे सड़कों पर, ये जानते हुए हमने हिंदुओं और सिखों को वहां पे उन पाकिस्तानी इस्लामिस्ट दरिंदों के हाथ छोड़ दिया। हम उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए के लाके जो उनको, उन हिंदुओं को जिनका इस मातृभूमि के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना आपको और मेरा और बाकी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। और सर, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं। इतनी बर्बरता, 24% से 1.5-2% रह गए, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा अभी तक धर्म नहीं छोड़ा। बेटी 11 साल की 11 साल की लड़की को उठा के ले जाते हैं, बाप रोता है, पिटता है, आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन अपना धर्म अभी तक नहीं छोड़ा। सर, मैं तो दाद देता हूं इनकी। लानत है हमारे पर, हम आपको अपने आप को हिंदू बोलते हैं। 70 साल से हम जेल रहे थे जेनोसाइड। सर, 1000 साल का जेनोसाइड हिंदुओं का जेनोसाइड है। 15 अगस्त 1947 को सोचा था टूटा फूटा हिंदुस्तान मिला तो हिंदू को आजादी मिलेगी, नहीं मिली। वहां हिंदू और सिखों को वहां पे बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और यहां पे कश्मीर के अंदर जिन्होंने 700 साल जेनोसाइड सहा। हमने गजनवी को हराया था। कश्मीरी हिंदू ने, गजनवी ने एक हिमाकत की थी कश्मीर के ऊपर। जब 100% हिंदू प्रांत था, तब वहां पे मोहम्मद गजनवी ने 2 बार कोशिश की कश्मीर को कब्जा करने की। हम हिंदू ने उसको वहां से भगाया, मार भगाया। तीसरी बार आने की हिम्मत नहीं की। तब से वो हर जुम्मे के जुम्मे सोमनाथ आता रहा, लूटता गया, बर्बादी करता गया। ये थे हिंदू रेजिलियंस, ये भी हिंदू थे। लेकिन दुर्भाग्य से जैसी व्यवस्था पूरे हिंदू समाज में उस वक्त थी, उस वजह से भगोड़िए बाहर से आके इस्लामिस्ट जाके उन्होंने राजकीय इंट्रिग्स का फायदा उठा के अंदर में जो तहल महल मची हुई थी राज परिवारों के अंदर, उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा
कर लिया और हमारा जेनोसाइड नरसंहार 700 साल से चल रहा है। 700 साल पहले 100% हिंदू पॉपुलेशन, आज की तारीख में वहां पे कभी कोई नाम का नहीं हिंदू बचा वहां पे। और फाइनल असॉल्ट तो आ गया 19 जनवरी 1990। 30 साल भारत की 90 हो गया अपना 50 40 90 40 साल अपनी आजादी के बाद भारतीय सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं वहां पे अपने हिंदू और सिखों को मैं, क्योंकि ये आज इस अवसर पे नहीं जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जब बोलता हूं मैं कश्मीर के बारे में बोलता हूं, मैं कश्मीर के बारे में भारतीय नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से बोलता हूं। क्योंकि अगर आप कश्मीर के ऊपर अभी तक जो कंप्रोमाइज होने की कोशिश कर रही थी 2019 तक, नरेंद्र मोदी की पहली सरकार भी वही करती रही कश्मीर के अंदर जो आज से 1947 तक दिल्ली में बैठी सरकारें करती रही। जो भी उस कुर्सी में बैठा वो जवाहरलाल नेहरू बना कश्मीर के अंदर, उसी तेरी को सींचते रहे सारी सरकारें। नरेंद्र मोदी ने भी महबूबा मुफ्ती के साथ गठजोड़ किया था, ये जानते हुए कि वो उसका एजेंडा क्या है। लेकिन 2019 में सर बदल गया, सब कुछ बदल गया। मैं दाद उसी नरेंद्र मोदी को दाद देता हूं, उसी अमित शाह को दाद देता हूं जो उन्होंने एक हिस्टोरिकल कदम लिया, 370 और 35 से हटा दिया। लेकिन 370 और 35 से हटाने का मतलब ये नहीं कि कश्मीर में सब कुछ सुधर गया। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलते बोलते थक गया टेलीविजन के ऊपर। भैया 370 और 35 से, जैसे भाई बता रहे थे ना अभी, 370 और 35 से तो वजह थी। किसकी वजह थी? 5 अगस्त 2019 को कश्मीर के अंदर उस सिस्टम को, उस मानसिकता को, थियोफेशिस्टिक इस्लामिस्ट मानसिकता का जो इकोसिस्टम पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर पल रहा था, जिसके अंतर्गत, जिसकी वजह से कश्मीर का आम मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं से तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों से भी अपने आप को अलग समझता था। उसका दिल धड़कता था उधर पश्चिम की तरफ, उसकी दिल धड़कता था उन लोगों के लिए जिनके साथ वो खरे सरेआम सड़क पे बोलते थे पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। ये सुना हमने सर जनवरी की उस दर्दनाक रात को, जब मेरी बीवी, मेरी बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बेटे, जितने वहां पे थे बच्चे सर, माँ बाप ने बच्चों को कपड़े पहना के, लड़कियों को छत के ऊपर, एटिक के ऊपर ऐसी हमारी छतें होती ना, उसके नीचे एटिक के अंदर घास के अंदर बिठा के रखा, माचिस की डब्बी हाथ में पड़ा दी बच्चियों को। अगर घर पे हमला होता तुम अपने आप को जलाओगे। घर में हर बच्चे की जेब के अंदर 100 रुपए, 50 रुपए, जो भी कैश किया घर था, उनकी जेब में डाल के रखा। अगर हम बिखर गए और उनको ये छोटे छोटे इन्फेंट्स बताने के, छोटे जो चल रहे थे ना बच्चे, उनके जेब में भी कहीं बांध के रख दिए। अगर तुमको मौका मिले तो इस रास्ते से जाना, दक्षिण की तरफ सड़क पकड़ना, कहीं ना कहीं मिलिट्री वाला मिलेगा, कोई मिलेगा, चलता जा वो हमारे दक्षिण की तरफ, मतलब जवाहर टनल की तरफ चलते जाना। ये इंस्ट्रक्शन थी बच्चों को सर, ये जेला सर, ये जेला। लेकिन हिंदुस्तान की सेकुलर नाक पे कोई शिकन तक नहीं हुई। और हो कब रहा था ये? हो तब रहा था जब 19 जनवरी 1990 की रात को जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री था। और दिल्ली के अंदर, जैसे हम लोग बार बार, भाई हमेशा बार बार इसका याद दिलाते हैं, दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला मुसलमान होम मिनिस्टर था। उसकी नाइन दोनों शख्सियतों की नाक तले हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तो थी चुप, लेकिन इन दोनों शख्सों की नाक तले कश्मीर में नरसंहार हुआ। और सब नरसंहार सिर्फ ये नहीं होता कि जो हमने 2019 को देखा, जो 1990 को देखा। नरसंहार का एक प्रोसेस होता है। हमने जैसे बोला कि आपने पाकिस्तान बनने दिया, उनका नरसंहार तो उसी दिन शुरू होगा 14 अगस्त 1947 को। हमने थोड़ी राहत की सांस ली महाराजा हरि सिंह ने जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन का सिग्नेचर किया, हिंदुस्तान के साथ विलय करने का किया। वो एक डॉक्यूमेंट था। उस वजह से जो उन्होंने महाराजा ने लिख के दिया, वो उस वजह से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बना सर। कश्मीर हिंदुस्तान की जो हजारों सालों की सनातनी सिविलाइजेशन है, उसका स्रोत है। ये लोग जो आज तक झूठ बोलते रहे हिंदुस्तान के आम लोगों, हिंदू ने जानने की भी कोशिश नहीं की कि 370 और 35 के द्वारा कश्मीर के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता नहीं था। वो हिंदुस्तान से रिश्ता दूर करते जा रहे थे। आज की तारीख में वो अभी ये जो रास्ता खोल रहे थे पाकिस्तान के साथ, यहां का रास्ता बंद कर रहे थे। यहां से उनको ऑटोनॉमी चाहिए थे, दिल्ली से उनको सेल्फ रूल चाहिए था। और बताना चाहता हूं लोगों को, ये बीजेपी वालों को भी बता चुका हूं, उनको समझ में नहीं आती रही किसके साथ गठजोड़ किया था।
पीडीपी का जो डॉक्यूमेंट है, पार्टी डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं सेल्फ रूल। सेल्फ रूल के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना उनका, ओपन डॉक्यूमेंट है सर, लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर जॉइंटली व्यवस्था चलाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर, जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर जहां हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर का झंडा था, वहां उनके अनुसार पाकिस्तान का झंडा लगना चाहिए था। वो लानत हमारे सिस्टम पर, बार बार बोलता हूं, आई डोंट नो, मैं इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा पूछने का हक है, कैसे हमारा इलेक्टोरल सिस्टम ऐसी पार्टी को मेन स्ट्रीम पार्टी बोलता है। वो इलेक्शन लड़ते हैं हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, जो कहते हैं कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का ज्वाइंट कंट्रोल होगा। सर, जेनोसाइड जैसे मैं बता रहा था, सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। जब हमारा ये 26 अक्टूबर को हमने राहत की सांस ली, चलो अब हिंदू सनातनी सिविलाइजेशन, जो मेरे पुरखों ने मेरा जिन्यों बचा के रखा 700 साल, अब उसको हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ मुझे और सिक्योरिटी मिलेगी। उल्टा कर दिया 1950 को, उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को, जो उसको जिन्ना को दिया था वही उसको दे दिया। वहां पे हिंदुओं को वहां पे मॉर्टिगेज किया, यहां पे हम हिंदुओं को उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसकी इस्लामिक, उनको तो अब्दुल्ला तो हिंदुस्तान के ओरिजिनल इस्लामिस्ट हैं। वो अपनी आत्मकथा में क्या लिखता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जैसे मैंने कहा, जिनोसाइड सिर्फ वार करना नहीं है, तो एक स्टेजेस होती है। सबसे पहले स्टेज होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है, इस कम्युनिटी को टारगेट करना है और उसको डिमोनाइज करना है, उसके आगे उसके बारे में नफरत क्रिएट करनी है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, नेहरू का यार, वो अपनी आत्मकथा में लिखता है, जिसका इंग्लिश अनुवाद किया खुशवंत सिंह ने, आतिशे चिनार। वो उसमें लिखते हैं कि कश्मीरी हिंदू 5th कॉलमनिस्ट हैं। आप समझते हैं कि हिंदुस्तान का ये सेक्युलर दिमाग अभी तक चुप क्यों था, जिसमें सब लोग मुनव्वस है, हर पार्टी के, हर विंग के, लेफ्ट राइट सब कुछ। शेख मतलब बाबा कश्मीर बना के रख दिया उसको। उसने कश्मीरी हिंदुओं को आज से कई बरस पहले उस किताब के अंदर लिखा, ये 5th कॉलमनिस्ट है। और सर 5th कॉलमनिस्ट का मैं लोगों को मतलब समझाता हूं टीवी के ऊपर। 2 चीजें कही उसने एक सेंटेंस से। एक, 5th कॉलमनिस्ट वो होता है जो दुश्मन देश का यहां पे आपके बीच एक उनका रिप्रेजेंटेटिव, उनका एजेंट है, वो 5th कॉलमनिस्ट होता है। 5th कॉलमनिस्ट वो होता है जो दुश्मन देश का एजेंट, उसका कोलैबोरेटर आपके देश में, आप उसको बोलते हैं 5th कॉलमनिस्ट। वो उसने ये बताया उसमें कि एक हिंदू हिंदुस्तान के एजेंट है कश्मीर के अंदर, और दूसरा हिंदुस्तान हमारा दुश्मन देश है। और आज तक किसी ने इस बात के ऊपर टिप्पणी नहीं की, और मैं थक गया उनको साहब 5th कॉलमनिस्ट की परिभाषा समझाते समझाते। इट्स ए यूनिवर्सल एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन ऑफ 5th कॉलमनिस्ट। और हमने उसको हमने 370 और 35 से दिया, जो कश्मीर के अंदर इस्लामिक शेखडम बना रहा था। सर उनके पले पड़ गए। उसके बाद हमारा क्या हुआ, तो दूसरा स्टेप होता है जिनोसाइड का, आपको अपने राइट्स, आपके जो अधिकार हैं, आपके जो मिलना चाहिए, उससे आपको वंचित रखना। सर प्रोफेशनल कॉलेज में तब तो एंट्रेंस टेस्ट नहीं होते थे, तब तो एग्जाम होते थे, जिसके ज्यादा अंक आते थे उसको उनकी मेरिट लिस्ट बनती थी और प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिलता था। मैं इसलिए पंडित नहीं हूं कि मैं किसी ऊंची, हमारे भाई वे, हमारी कश्मीरी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, हमारे जात पात का कोई चक्कर नहीं है। और पंडित मैंने अपने आप को नाम नहीं दिया, पंडित बाहर वाले लोगों ने, इज एन एंडोनिम, बाहर वाले लोगों ने, एक्सोनिम, बाहर वाले लोगों ने मुझे पंडित बोला, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था। तो सर पढ़ाई नंबर लेने के बावजूद हमें प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था, रो पिट के मिलता था, क्योंकि टॉपर्स हम करते थे। वो हमारी बदकिस्मती ये थी, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई में काम करते थे। तो सर एडमिशन नहीं मिलता था, लोग फिर बाहर जाते थे, कोर्ट के द्वारा एडमिशन लेते थे सर। लेकिन उसके बावजूद हम डटे रहे। हिंदुस्तान का तिरंगा, हम में से कुछ तो बहुत ही बचपन से ही ऐसे होते थे सर, हम तो पैदाइशी ऐसे भारतीय है, सनातनी है सर। तो किसी की हिम्मत रही है मुझे आज तक वहां पे बुरी तरह बोलने की, चाहे कॉलेजों के ऊपर। हमने भारतीयता, धर्म और झंडे के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया सर। इसीलिए मैं एम्पैथाइज करता हूं जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के अंदर है। देखिए, ननकाना साहब के चीफ ग्रंथी की बेटी, ये इनको बोल रहा हूं जो आजकल वहां पे अपना वो एजेंडा चला रहे हैं। ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी अभी तक हिरासत में है। क्यों?
क्योंकि वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रही है। और पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार वो अगर कबूल नहीं करती है, क्योंकि उनके अनुसार वो मुसलमान बन चुकी है, उसके ऊपर जुर्म हो सकता है, उसको फांसी की सजा हो सकती है। हमारे लोग चुप बैठे हैं सर। जो हमारे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान से निकलता है, वो रावलपिंडी से होता हुआ विदेशों में जाता है। ललित भाई चुप नहीं बैठे हैं। ये जो पंजाब की असेंबली है, उसने बाकायदा सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है। आप ऐसे मत कहिए चुप बैठे हैं, काम कर रहे हैं। पूरा एजेंडा चला रखा है यहाँ पर खालिस्तान का। काम नहीं कर रहे यार, उनकी मेहनत को नकारिए मत आप। नहीं सर, इनको, इन निर्लज्जों को मैं दाद डूब के मर जाना चाहिए। लोग कार्यकर्ता काम करते हैं। मैं सर कह रहा हूं ऑफिशियल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। आप ललित भाई मुंबई के आजाद मैदान में आप अमर जवान ज्योति को अपनी आंखों के सामने तोड़ते हुए देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तस्लीमा नसरीन, जिसने बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बात की, उसके ऊपर हैदराबाद में गमले फेंके जाते हैं। हम उस सह लेते हैं सर। हमारी रिजील, मैं कह रहा हूं आज हिंदुस्तान में 1000 साल गुलाम होने के बावजूद आज 85% में हिंदू है, क्योंकि हम रेजिलियंट है। नंबर 1, नंबर 2, रेजिस्टेंस की जंगें पूरे हिंदुस्तान में चल रही थी सर। तो हम गुलाम कभी नहीं थे। मराठा हो, राजपूत हो, सिख हो, हम गुलाम कभी नहीं रहे ललित भाई।